हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी आईक्यू में। और दोस्तों, हमने जो बीड़ा उठाया था जहां पे हिंदी साहित्य या अन्य वैकल्पिक विषयों से जुड़े एजुकेशनल वीडियोस को 15 मिनट की एक सीरीज में शुरू करने का, उसी क्रम में मैंने पहले सिलेबस की बात की थी। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास की बात हम शुरू करेंगे और इसे पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा मतलब 15-15 मिनट के सेक्शन में तो बहुत सारे वीडियोस आएंगे, तो कोशिश ये कीजिएगा कि किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें, ठीक है। आज अगर बात की जाए तो हिंदी साहित्य के इतिहास में हम बात करेंगे। पहली बात तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन का, और लेखन में भी पहले बात करेंगे इतिहास क्या है और क्या दिक्कतें आती हैं, क्योंकि इतिहास लिखना इतना आसान है नहीं। किसी के कह देने से कि वो इतिहासकार है, वो इतिहासकार नहीं बन जाता, तो ये इतना आसान है नहीं। तो आज हम कोशिश करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि वास्तविकता में इतिहास लेखन में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जो प्रामाणिक इतिहास लेखन है वो क्या होता है। तो बात की जाए अगर इतिहास की, ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं इतिहास क्या है। इति धन ह धन अस, मतलब ऐसा कोई चीज जिसका समाप्त होना निश्चित रूप से प्रमाणित हो चुका है, या कोई ऐसी चीज जो समाप्त हो चुकी है और हमें पता है, मतलब वो चीज जो खत्म हो चुकी है उसकी जानकारी हमें है, और जब हम उसे वर्णित करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, उसे इतिहास कहेंगे। तो इतिहास मतलब इति धन ह धन स, इति धन ह धन अस, ठीक है। हालांकि इसकी जो एटिमोलॉजी है उसमें डिटेल में जाएंगे तो आप इसके बहुत सारे ओरिएंटेशंस भी पाएंगे, ठीक है, जहां पे आप जो शब्द सौष्ठव है आप उसे समझते हुए जान पाएंगे कि इतिहास और किन चीजों से जुड़ता है और किस टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी से जुड़ता है, ठीक है। तो अर्थात ऐसे निश्चित रूप से होकर समाप्त हुआ, मतलब कोई ऐसी चीज जो निश्चित रूप से समाप्त हुई और आपके पास उसके प्रमाण हो, तब वो इतिहास कहलाएगा। अगर आप नहीं जान रहे हो लेकिन आप कह रहे हो हाँ शायद हुआ होगा, तो वास्तविकता में वो इतिहास नहीं कहलाएगा, तब वो कहीं ना कहीं मिथ में चला जाता है, ठीक है। हम इतिहास की बात करेंगे तो जो प्रामाणिक चीज है वो है इतिहास, ठीक है। चलो, तो इतिहास का संबंध क्या है? इतिहास का संबंध होता है बीते हुए समय से। इतिहास में वास्तविक घटनाओं का समावेश क्या है, इसकी बात जो करता है वो वास्तविकता में साहित्य का इतिहास है, कि वास्तविक किन घटनाओं का समावेश है वो क्या है, इतिहास है, ठीक है। मनुष्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण क्या है, साहित्य है। एक समाज के रूप में हम जिस प्रकार से जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं, समझते हैं चीजों को, वास्तविकता में वही तो साहित्य है। साहित्य और क्या है? साहित्य समाज का आईना है, साहित्य समाज की वृत्तियों का आईना है, साहित्य समाज के भावों का, मूल्यों का दर्पण है, आईना है। बहुत परिभाषाएं हैं, आप अपने अपने तरीके से लिख सकते हैं। तो साहित्य क्या है? साहित्य की मैंने बताई कि साहित्य सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण है, साहित्य समाज का आईना है, समाज के मूल्यों का, भावों का, विशेषताओं का, गुणों का, धर्मों का क्या है, आईना है, उनका प्रतिबिंब आप कह सकते हो। देखो बहुत सारी चीजें हैं, आपके ऊपर है आप किस प्रकार से लिखते हो। अगर घुसते जाएंगे तो इतनी डिफिनेशन है साहित्य की, ठीक है। खैर, डॉक्टर नागेंद्र क्या कहते हैं? नागेंद्र कहते हैं साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है। देखिए, ये साहित्य के इतिहास की बात कर रहे हैं, ठीक है। और चूंकि हमको साहित्य का इतिहास ही पढ़ना है, साहित्य का इतिहास क्या है? साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास। अगर हम हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे तो जो शुरुआती समय रहा होगा 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी में, उस समय लोगों की अभिरुचियां अलग रही होंगी, उस समय लोगों की संवेदनाएं अलग रही होंगी। आज के समय में लोगों की अभिरुचियां बिल्कुल अलग है, संवेदनाएं बिल्कुल अलग है। हमने पिछले 100 वर्षों में लोगों की अभिरुचि और संवेदनाओं में कितना बड़ा बदलाव देखा है। 100 छोड़ दीजिए, हम जो 90s के पैदा हुए लोग हैं, उन लोगों ने 80s 90s दोनों इंक्लूड करना जरूरी है, उन लोगों ने जो बदलाव देखा है वो बदलाव अपने आप में अप्रतिम है। हमारे पेरेंट्स ने जो बदलाव देखा है, जिन्होंने उस समय को भी देखा जब खत लिखे जाते थे, और उस समय को भी देखा जहां पे एसएमएस, व्हाट्सएप और इतनी फ्रिक्वेंटली मैसेजिंग ऑनलाइन लेवल पे होती है। तो इसका मतलब क्या है कि इस प्रकार की संवेदनाओं का जो लेखा जोखा होता है उसको इतिहास कहा डॉक्टर नगेंद्र ने। शुक्ल जी क्या कहते हैं? शुक्ल जी कहते हैं प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का क्या है, संचित प्रतिबिंब है। किसी भी
देश का जो साहित्य है वो क्या है, वहां की जनता की संचित जो वृत्ति है उसका क्या है, प्रतिबिंब है। जो संचित चित्रवृत्ति होती है उसका प्रतिबिंब क्या मतलब होता है, लोगों का चित्त क्या है, लोगों का भाव क्या है, लोगों का मिजाज क्या है, लोगों के मूल्य क्या है, समाज में कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसका जो प्रतिबिंब है वो क्या है, वही साहित्य है। ठीक है, वो फिर क्या कहते हैं, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। निश्चित तौर पे जब आप छोटे थे तो आपको वही डोगा, सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स बहुत अच्छी लगती थी, उससे छोटे थे तो आपको चंपक अच्छी लगती थी, उससे छोटे थे तो आपको सिर्फ इमेजेस अच्छी लगता करती थी। आज के समय में आप साहित्य पढ़ रहे हैं, आप कितने ही सिद्धांतों को, दर्शनों को, एक से एक बड़ी कोडिंग की बुक्स को, बड़े बड़े साहित्यों को, भौतिकी की, रसायन की, कॉमर्स की, इतिहास की, लॉ की, कितनी सारी बुक्स को आप पढ़ते होंगे, खंगाल जाते होंगे। तो जैसे जैसे आप बढ़ते हो वैसे वैसे आप इवॉल्व होते हो, साहित्य के साथ भी वो है, जैसे जैसे समाज इवॉल्व होता गया वैसे वैसे साहित्य भी इवॉल्व होता गया। अब वो वास्तविकता में इवोल्यूशन है या नहीं ये कोई बाद में तय करेगा, अभी के लिए तो हम उसे इवोल्यूशन ही मानते हैं। हो सकता है कि अगर थोड़े से और मूल्यों की तरफ जाएं तो शायद ये इवोल्यूशन भी नहीं है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा पर रखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही क्या है, साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखलाना ही क्या है, साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो सामंजस्य दिखलाना क्या है, देखो बहुत ध्यान से देखना, आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा पर रखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखलाना क्या है, इतिहास। साहित्य वृत्तियां समाज के साथ कैसे सामंजस्य बिठा पाई और कैसे वे आगे बढ़ी। जैसे शुक्ल जी का ही मानना है कि जो शुरुआती हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे उन्होंने धार्मिक इतिहास माना, लेकिन धार्मिक साहित्य माना, माफ कीजिएगा। तो जो शुरुआती साहित्य है वो धार्मिक है, ये एक बात है, साहित्य है ये प्रमुख बात है। हर समय के समाज ने साहित्य को अपने हिसाब से स्वीकारा। कुछ लोगों के लिए, इवन आप अपने आसपास के समाज में देखिएगा, उनके लिए साहित्य रामचरितमानस, कुरान या बाइबल है, आपके लिए साहित्य के अलग आयाम है। तो साहित्य तो वही है जो समाज के साथ सामंजस्य बिठा पा रहा है। अब जिस व्यक्ति को जो साहित्य पसंद आए वो उसका, ठीक है। अतः क्या है, अतः साहित्य का इतिहास समाज, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, विचारधारा, साहित्यिक प्रतिभा एवं रचनात्मकता के क्रमिक परिवर्तन का क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है। यानी कि साहित्य का इतिहास क्या करता है, समाज, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, विचारधारा, साहित्यिक प्रतिभा एवं रचनात्मकता के क्रमिक परिवर्तन को क्या है, क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है, क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है, वही क्या है, साहित्य का इतिहास है। ये फाइनल कंक्लूड हो गया। तो आपको डेफिनेशन लिखनी होगी साहित्य के इतिहास की, तो आप इसी डेफिनेशन को एज इट इज इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। खैर, ये हुई बात। आगे की बात की जाए तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में कुछ समस्याएं भी आती हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। क्या है समस्याएं, क्या है कि पहली बातों की प्रामाणिकता और तथ्यात्मकता की। किसी ने कह दिया, किसी व्यक्ति ने उठ के कह दिया कि हमने साहित्य लिख दिया है। अब वो व्यक्ति कितनी प्रामाणिक बात कर रहा है, कितनी सही बात कर रहा है, ये तो क्लियर नहीं है। उसकी प्रामाणिकता क्या है। जैसे हम जब 84 वैश्रवण की वार्ता या 252 वैश्रवण की वार्ता करते हैं तो क्या वो वास्तविकता में इतिहास है, या वो सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी विशेष वर्ग से जुड़े हुए थे। वल्लभाचार्य, आपको पता है, शुद्धाद्वैतवाद से अगर जुड़े हुए थे तो शायद उनके ही विचार हो, वो इतिहास न हो। गारसा दत्तासी के साथ भी सेम बात। फिर ग्रियर्सन आए तो पता चला कि प्रामाणिकता दी ना उन्होंने, मिश्र जी ने, मिश्र बंधु ने प्रामाणिकता दी ना, शुक्ल जी ने प्रामाणिकता दी ना, तो वो इतिहास कहलाया। काल विभाजन किस प्रकार से है, काल विभाजन किस प्रकार से किया जाए, और ये तो बहुत बड़ा विवाद है। हम जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो इस पे बहुत डिटेल में बात होगी कि कितना विवाद हो। आदिकाल कहा जाए कि उसको रासो काल कहा जाए कि उसको धार्मिक काल कहा जाए, कितनी सारी बातें। यही रीतिकाल के साथ में भी ऐसी दिक्कतें, भक्ति काल के साथ भी ऐसी दिक्कतें। तो दिक्कतें आई, उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, बहुत सारी चीजें आई, हम उसको भी देखेंगे। तो किस हिसाब से काल का विभाजन किया जाए, कब कहा जाए कि ऑथेंटिक रूप से साहित्य यहाँ पे यहाँ अलग होता है, ये बात भी श्योर नहीं थी। ठीक है, खैर। फिर क्या है, नामकरण की समस्या, क्या रखा जाए नाम। फिर से मैं बताऊं कि काल तो चलो विभाजन की बात मैंने की कि किस काल को किस समय तक बांटा जाए, खैर मैं थोड़ा सा शायद स्किप कर गया था वहां पे, कि ये मैं नामकरण की समस्या को वहां पे बता गया था। काल विभाजन का मतलब क्या है कि कब माना जाए, आपके हिसाब से 400, 300, 400 माना जाए, या 400, 200, 300 माना जाए, 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक, 13वीं से 17वीं तक, 17वीं से 19वीं तक, 19वीं से आगे, या कुछ और माना जाए। और इसमें भी विवाद है। हम जब नामकरण का समस्या की दिक्कत पढ़ेंगे तो हम जो काल विभाजन की समस्या है उसको भी डिटेल में देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से कहा। फिर एक मूर्त रूप से, एक जिसे कहते हैं ना कि साहित्य ने कुछ विशेष कालखंडों को
अपनाया, उनको माना और फिर उनकी बात की गई वहां पे, ठीक है। फिर इतिहास बोध की समस्या भी है। भाई जो इतिहासकार इतिहास लिख रहा है, क्या उसको इतिहास बोध भी है? क्या उसे समझ में आता है कि जो इतिहास है वो सिर्फ इतिहास नहीं है? वो सिर्फ इतिहास नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि वो क्या है, वो राजनीतिक व्यवस्था, विचारधारा, साहित्यिक प्रतिभा और रचनात्मकता, इन सब का क्रमिक परिवर्तन और इन सब का ही ब्यौरा है। तो जो व्यक्ति इतिहास लिख रहा है, क्या वो वास्तविकता में उसका इतिहास बोध है, उसको समझ में आता है? जैसे यहाँ पे एक दिक्कत आएगी, जब आप शुक्ल जी को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ जगहों पे उनका इतिहास बोध थोड़ा अजीब सा लगता है, पर जब वहां पे द्विवेदी जी को आप देखते हैं तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को लगता है नहीं, वो नाथ संप्रदाय को कबीर से जोड़ते हैं, युगीन क्या कहते हैं, कालांतर में जाके पकड़ के लाते हैं वहां से नाथ संप्रदाय का फैक्ट को जोड़ते हैं कबीर से। तो इसका मतलब क्या है कि इतिहास बोध उनका ज्यादा अच्छा था। वो शायद शुक्ल जी कहीं कहीं पे मात खाते हैं, पर शुक्ल जी की कुछ और अच्छाई हैं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और फिर क्या है कि साहित्य की समझ, चूंकि ये साहित्य का इतिहास है ना, तो जो व्यक्ति इतिहास लिख रहा है उसको साहित्य की कितनी समझ है, क्या वास्तविकता में उस साहित्य को उसी गूढ़ता, उसी डिटेल में समझता है? उसके लिए साहित्य क्या है? आजकल हर कोई रैप लिखता है, रैप लिखना अच्छी बात है, आप लिखो, बहुत अच्छे अच्छे रैप लिखे गए, पर हर चीज को रैप कह देना, हर बकवास चीज को काव्य कह देना नहीं सही है। ये काव्य का अपमान है। आप सोचिए ना कि एक तरफ कहां पे राम की शक्ति पूजा लिखी गई है, कामायनी लिखी गई है, ठीक है, कितनी सारी रचनाएं तुलसीदास ने लिखी, कबीरदास ने लिखी, सूरदास ने लिखी, और इनमें से बहुत सारे लोगों ने कवि होने के नाते नहीं लिखी, कुछ ने समाज सुधारक के नाते, किसी ने अपने दिल की बात लिखी, लेकिन लिखी कितनी अच्छी चीजें। और आज के समय में क्या है, न कोई सेंस है, कुछ भी है, किसी चीज को उठा के पटक दिया, कहा ये साहित्य है, वो सही नहीं। नई वाली हिंदी हो चाहे पुरानी वाली हिंदी हो, साहित्य का बोध और साहित्य का समझ होना जरूरी है। और अगर आप में वो नहीं है तो आप अपने को साहित्य का इतिहासकार तो नहीं कह सकते, और एक बड़े अर्थों में आप साहित्यकार भी खुद को नहीं कह सकते। साहित्य की समझ नहीं तो कैसे साहित्यकार है भाई? तो ये भी चीजें दिक्कतें आती हैं जब आप हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की बात करते हैं। बात की जाए इसके बाद की, तो इतिहास लेखन को हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग शुक्ल पूर्व युग को देखेंगे, शुक्ल युग को देखेंगे, शुक्लोत्तर युग को देखेंगे, और तीनों युग में देखेंगे कि कैसे साहित्य लिखा गया और कैसे साहित्य डेवलप हुआ। शुक्ल पूर्व से भी जो अनौपचारिक लेखन था, फिर औपचारिक लेखन आया। शुक्ल युग में जो प्रॉपर डिटेल्ड साइंटिफिक तार्किक लेखन हुआ उसकी बात करेंगे, क्रमबद्ध काल के हिसाब से, ठीक है, नामकरण के हिसाब से। फिर शुक्लोत्तर युग में जो और भी चीजें थी उनको सुधारा गया। इन सबको हम देखेंगे आने वाले क्या कहते हैं वीडियोस में। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है @ऑफिशियल विकास करके, स्कैन करके आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आप स्कैन भी कर सकते हैं इसको, और ये @ऑफिशियल विकास टाइप करेंगे टेलीग्राम पे तो भी आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे। बाकी आशा करता हूं कि आने वाले वीडियोस में भी आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहेंगे। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, शुक्रिया।